बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। लीगल एजुकेशन कमेटी का बार वोकेशनल कोर्स के सिलसिले के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आइडियोलॉजी के साथ ये आज हमारा 11वां लेक्चर है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के अंदर। आप तमाम दोस्तों को जैसे कि मैंने कहा खुशामदीद भी हम कहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है और समझाने की दोस्तों को ये ज़रूरत है कि तमाम दोस्तों को किताबों में तो पढ़ लिया जाता है कि वकालत कैसे करते हैं, मगर जब आप प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो कोई ट्रेन बंदा नहीं करता कि प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने ये इस सिस्टम की इसकी और ये जो हमारा लेक्चर्स का सीरीज़ है उसकी आइडियोलॉजी बेसिकली यही है कि बेहतरीन प्रोफेशन के अंदर जो साहिबान हमें मिलते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ को, उनको हम लेके आते हैं आपके सामने कि वो आपको सिखा सकें कि किस तरीके से उन्होंने किया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने लीगल फ़िलासफ़ी पढ़ी हो तो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन को कहा जाता है द इंजन ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ। मुकदमे का दिल प्रैक्टिकली वाली अगर आप होता है, दोनों पार्टीज बेशुमार टाइमों के ऊपर झूठ बोल रही होती है या एक बोल रही होती है, और मौका आपको एक ही केस, प्लीडिंग्स भी आती हैं मगर प्लीडिंग्स के अंदर वकील तैयार करके दे देते हैं, मगर मौका सच तक पहुँचने का किसी भी मुकदमे के अंदर अमूमन आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये होता है। तो ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट और जिन साहब को हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल इन आर प्रोफेशन, जनाब सिकंदर जावेद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है सिकंदर साहब का 40 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशन के अंदर, पढ़ाते भी हैं कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के अंदर आई बिलीव पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूट ना सिर्फ ट्रेनिंग में, इनके वीडियोस अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें तो लीगल ओपिनियन के नाम से, सर लीगल एडिशन के नाम से यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं, और लीगल एडिशन के नाम से रिसाला भी कानून के बारे में छापते रहें। हमारी खुशकिस्मती है हमारे दरमियान एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील साहब मौजूद हैं, सिकंदर जावेद साहब। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शायद अगर अदालत में बहुत ही कोई अहम केस लगा होता तो आज मैं छुट्टी कर लेता, और वो जस्टिफाइड भी था इसलिए कि मुझे आज बुखार है, आवाज़ की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने से शौक़ है, जुनून है, तो आप दोस्तों को टाइम दे बैठा था। अहमद भाई से मैं वादा कर बैठा था कि आज मैं आऊँगा, तो इसलिए मैं बुखार के बावजूद भी आज आ गया। आज हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे, और जैसे अहमद भाई ने बताया कि कितना अहम ये टॉपिक है, लेकिन उसकी अहमियत के बावजूद हमारे सब जगह, मैं सिर्फ लाहौर को नहीं ब्लेम करता, पूरे पाकिस्तान में हमारे नौजवान वकला का जो एक इंटरेस्ट है एक अमली वकालत में, तो उसका अंदाज़ा हम अटेंडेंस से कर सकते हैं। ये गिला नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि इस रवैये के बावजूद आप लोग आए हैं, और इसी आपके जज्बे के तहत मैं भी बीमारी की हालत में आपके सामने बैठा हूँ। आज हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन शायद ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मेरा सिर्फ FIR पे जो है यहाँ एक लेक्चर था, तो वो 1 घंटे का लेक्चर था और 1 घंटे की ही वो सवाल जवाब थे, तो 2 घंटे का वो लेक्चर था। तो किसी को बताता हूँ कि यार पंजाब बार काउंसिल में FIR पे लेक्चर था तो 2 घंटे चला, तो वो बड़े मज़ाहिया अंदाज में, या कोई दोस्त यार हैं, सारे सीनियर्स हैं, वो कहते हैं यार 2 घंटे तो की FIR का दसिया होना है। मैं कहा ये ज़बानी नहीं बता सकता, आप वो लेक्चर देखें तो फिर मुझे बताएं कि उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी या इररेलेवेंट थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब सीखने का प्रोसेस बताने से नहीं, इससे ज़्यादा पूछने से मिलता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो आप जब जहन में उसकी प्रेपोजिशन बनाते हैं
उस सवाल को आप जब बनाते हैं तो आप बहुत सारे अंदर आपके जो सवालात होते हैं उनको आप सामने रख के कोई एक सवाल पूछते हैं। तो उस आप जो एक सवाल पूछते हैं उसके लिए आपके जहन में 7-8 सवालात होते हैं जो मिल के एक सवाल बनता है। तो हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, क्रॉस एग्जामिनेशन। वकालत की मेराज है। इससे मुश्किल और इससे आसान नहीं कहूँगा, इससे अहम वकालत में और कोई टॉपिक नहीं है। क्यों कि जिस तरह कहते हैं ना कि मुहावरा बना हुआ है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वे, वो जमिया ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं वे। तो इस तरह में कहते हैं कि जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आती या जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की उसकी वकालत अधूरी है, वो चाहे जितना भी कामयाब हो। क्योंकि प्रोसीजरल चीज़ें जो क्रॉस एग्जामिनेशन से मुराद ट्रायल कोर्ट, और क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल कोर्ट का लाज़िम मलज़ूम है। तो इसलिए आपको प्रोसीजरल चीज़ें ट्रायल कोर्ट से मिलती हैं और ट्रायल कोर्ट की सबसे जो अहम फील्ड है वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। तो जब मैंने वकालत का आगाज़ किया मुल्तान से 1984 में, तो हमारे ज़माने में क्रॉस एग्जामिनेशन के बड़े जय्यद, बड़े माहिर वकील होते थे। तो उनकी महारत और उनकी काबिलियत को जब आज के दौर के साथ मैं कंपैरिजन करता हूँ तो कहतुल रजाल है। क्यों कि ट्रायल ख़त्म हो गया, अब तो बस गुजारा है। और आप लोग अगर क्रॉस एग्जामिनेशन को सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आप सारी उम्र किसी भी लेवल पे चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, आप मार नहीं खाएंगे। इसलिए कि बेसिक चीज़ें जो हैं, आर्गूमेंट से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, सवाल जवाब करने से, जज को मुशाहिदा करने से, विटनेस की फेस रीडिंग करने से, ये तमाम चीज़ें अगर आप इकट्ठी कर लें तो ये तमाम चीज़ें आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में मिलती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में शामिल नहीं है, लेकिन इनके बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल नहीं होती। कि जब तक आपको नफ्सियात पे कुछ अबूर हासिल नहीं। मैं वकालत के बारे में कहता हूँ कि वकालत एक हमा वक्त हरफन मौला एक वकील को होना चाहिए। हरफन मौला इस सेंस में कि उसको कानून पे अबूर, मैं थोड़ा सा मेरा हल्क खुश्क होगा और मैं थोड़ा सा दरमियान में आपकी इजाज़त से, बल्कि आपसे माजरत के साथ कि मेरा इस वक्त जो है थोड़ा सा शुगर लेवल लो होता है सुबह नाश्ता करने के बाद, तो इसलिए चाय पीऊँगा। आपको पूछ नहीं सकता इसलिए कि ये अहमद भाई का डोमेन है। तो मैं ये एक थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ये लिबर्टी लूँगा। तो ये हरफन मौला ये प्रोफेशन है। वजह कि आपको एक अच्छा नफ्सियात दान होना चाहिए, आपको फेस रीडिंग आनी चाहिए कि जज आपके किस पॉइंट पर मुतासिर हो रहा है। आप 10 पॉइंट सोच के आए हैं, रात को तैयारी की है और आपके नज़दीक बहुत अहम पॉइंट्स थे, जज ने लिफ्ट ही नहीं कराई उन पॉइंट्स में। कोई एक माड़ा जहा पॉइंट जो आपने फॉर्मली सा तैयार किया, जज कहता है हाँ, जज की आंखें चमक उठती हैं उस पॉइंट को जब आप छेड़ दें, तो सारे पॉइंट्स को छोड़ दें, उस पॉइंट को चिपक जाए। मैं आपको उसकी प्रैक्टिकली मिसाल बताता हूँ कि कल मेरा एक बेल का केस लगा हुआ था जस्टिस आलिया नीलम के पास। तो मैं अपने बच्चों को कह रहा था कि इसने तो फ्रैक्चर किया है, मेन अक्यूज्ड है, इसने रॉड मारा है, हड्डी टूटी है, जज साहब बहुत मुश्किल जज हैं, तो बेल कैसे होगी? मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन कोशिश करना तो एक वकील का फर्ज। हमने अभी 2-3 ही जुमले पूछे थे तो जज साहबा प्रोसिक्यूशन के पास चली गई, कब तक रखना है आपने इसको जेल में, कितने अरसे से जेल में है, आपने एक्सरे शामिल मिसल किए हैं कि इसकी जो फ्रैक्चर का सबूत आए, उनके पास इसका जवाब नहीं था और बेल हो। तो कहने का मतलब ये है
कि आप अपनी एफर्ट्स पूरी करके जाएं, आगे तो फिर अदालत में रिजल्ट निकले। हम वापस आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये एक टॉपिक में ये कवर नहीं होगा, इसलिए मैंने अहमद भाई की इजाज़त से कहा था कि अगर बच्चे इसमें दिलचस्पी लेंगे, इसको फिर अगर पढ़ना है तो बड़ी डिटेल से आप करें। तो आपको फिर डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा। एक अपने जो मेरे केस में जो गवाह हैं, जो मेरे पास मर्डर केस हैं, उन गवाहों को, प्रोसिक्यूशन के जो मेरे गवाह हैं, उनको ला के यहाँ खड़ा करूँगा और आप लोगों से, दोस्तों से कहूँगा कि इस पॉइंट पे ये इसकी एविडेंस है, इस पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो जब आप यहाँ खड़े होके सवाल पूछेंगे ना, तो आप सवाल भूल जाएंगे कि पूछना किसी। ये एक्सपीरियंस है कि जब आप बार बार पूछेंगे, फिर महारत आती है। स्किल्स ऑफ एडवोकेसी एंड स्किल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये हमें टॉपिक बहुत अच्छा लगता है। मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी देर मेरे साथ बैठे, तो ये टाइम आपका मेरा है। जिस तरह महबूब जब आपके पास आते हो, बाकी सारियाँ गल्लां छड़ के आए, इसलिए तो मेरे को बैठे होता हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितना टाइम मेरे पास, आप बोर हों तो चले जाएं, लेकिन अगर लेक्चर के दौरान आपकी तवज्जो किसी और तरफ होगी तो वो फिर थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होता हूँ। इसको बेटा साइलेंट कर लगा दो। थैंक यू बेटा। तो ये प्रैक्टिकली अगर आप सीखेंगे ना, लेक्चर्स तो बहुत पढ़े हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दुनिया जहां सारी जगह ही क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, लेकिन हर किसी के समझाने का अंदाज अपना है। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ सीनियर्स में कि वो एक नए वकील की जहनी सतह पे आके नहीं समझाते। वो कहते हैं यार बहुत कुछ तो इनको पता ही होगा, बहुत कुछ तो इनको पता ही होगा। बस वो मोटी मोटी बातें बताते हैं कि भाई जब तक पहली सीढ़ी नहीं सिखाओगे तो 5वीं 10वीं सीढ़ी समझ नहीं आएगी। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, अभी आपको बेसिक बात ही क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ही नहीं पता, तो मुझे बताएं कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ कैसे जाएंगे आप। तो हम करेंगे स्टार्ट से, जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे। वरना अगर आप लोगों की डिमांड हुई कि जी हमें क्रॉस एग्जामिनेशन के मुताबिक मोटे मोटे प्रिंसिपल्स बताएं, तो असी जानिए तो क्रॉस एग्जामिनेशन जानिए, मैं वो भी कर दूंगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने टाइम में से आप पे कोई एहसान नहीं, अपने शौक़ में आया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा तो शौक़ पूरा हो, लेकिन आपके मुताबिक पूरा हो, आपको कुछ समझ आए। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़, ये कुछ पॉइंट आप लिखें कि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन देखते थे अदालतों में, तो हमें उस्ताद कहते थे कि बेटा एक कागज़, अपना एक रजिस्टर और एक पेन आपके पास हर वक्त होना चाहिए। एक कॉपी हो, नोटबुक हो, रजिस्टर हो। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो एक पेंसिल और एक कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और जो सवाल कर रहे हैं वो आप लिखते जाएं, और जो अदालत में हो रहा है वो भी साथ लिखते जाएं कि ये एतराज़ किया मुखालिफ वकील ने, दूसरे वकील ने उसका ये जवाब दिया, और अदालत ने फिर उस पर यह वर्डिक्ट दिया, ये कहा। जैसे अमूमन ऑब्जेक्शन होता है, ये सवाल नहीं पूछ सकते जी, दोनों वकील आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, नहीं मैं पूछ सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे रोकने की। भाई लड़ना थोड़ी है, अदालत को बावर कराना है कि ये सवाल बहुत ज़रूरी है, कानूनी है, और उस मुकदमे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये आप जब अदालतों में क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी अदालत में लगा हो, आप पीछे खड़े हो जाएं और लिखते जाएं सवालात, फिर सवालात पूछें। तो मैं आपको यहाँ एक बड़ा दिलचस्प थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ। ये बीच में मैं इसलिए मिसालें देता हूँ कि ये वकालत से मुतल्लिक हैं और अमली मिसालें हैं, उसमें आपको आसानी। मेरे पास मुजफ्फरगढ़ से जब मैं मुल्तान होता था तो एक जूनियर आया, वहाँ के एक दोस्त ने उसको भेजा
कि वकालत सीखनी है तो जाओ मुल्तान सिकंदर जावेद साहब अगर तुम्हें रख लें अपने पास तो तुम सीख जाओगे 4-5 महीनों में। वो मेरे पास आया और उसने मुझे सराइकी में एक जुमला कहा कि सही में कहूँ तुम्हारे दोस्त ने भेजे कि सर जी वाला वो सर जी उसका जो है क्या कहते हैं तकिया कलाम था, सर जी मैं कितनी अर्से सिख वैसा। मैं कहा कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे। ठीक है। तो वो डेली आता था तो मैं सबसे पहला लेक्चर दे सबसे पहली बात बताता हूँ कोई भी जूनियर जब मेरे पास आता है कि आपके पास हर वक्त पेन और नोटबुक होनी चाहिए। अदालत में बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, कोई भी लीगल प्रपोजिशन आ गई है, कोई भी सवाल आ गया उसे लिखें और फिर बाद में जब मैं फ्री हूँ तो उसको पूछें। जितना आप पूछेंगे उतनी आप वकालत सीखेंगे। इससे बेहतर आप वकालत सीख ही नहीं सकते कि जितनी आप सवाल जवाब की सूरत में सीखेंगे। पढ़ने से नहीं सीखेंगे, बहुत सारी बातें ऊपर से गुजर जाती। लेकिन जब उसको उस्ताद बताता है ना मिसालों के साथ, फिर वो बात ऐसी होती है जैसे आप कोई चीज़ दीवार पे कील के साथ ठूंक देते हैं, फिर वो जहन से नहीं निकलती। इसका एक और फायदा क्या कि जब आप कोई एक सवाल पूछते हैं ना उस्ताद से, तो उसके जवाब में वो आपको 5 बातें तो और बताता है। आपने बेल पूछी, सब फर्ज करें बेल के बारे में कि सर ये बेल क्या होती है और ये कैसे होती है और ये किस सेक्शन के तहत होती है। अब आपको उस्ताद बताएगा कि बेल जो है प्री अरेस्ट भी होती है, आफ्टर अरेस्ट भी होती है, हेवियस भी कन्वर्टेड इनटू बेल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में भी बेल हो जाती है, सस्पेंशन को भी बेल ही कहते हैं, रिमांड के टाइम भी बेल हो सकती है। तो अब देखें कितने सवालों के आपको जवाब मिल गया। आपने तो एक ही सवाल पूछा था। तो इसलिए पूछने से मिलेगा इल्म, जो है पूछने से ज़्यादा मिलता है, पढ़ने से तो मिलता है, लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल प्रोफेशंस हैं वो पूछने से ज़्यादा मिलते हैं। ये जो मिस्त्री हजरात हैं वर्कशॉप में, ये दूसरे हैं, ये क्यों इंजीनियर से ज़्यादा जानते हैं? इसलिए कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इंजीनियर्स के पास थ्योरी होती है, डिग्रियाँ होती हैं, तो जो उनके साथ मिला के करते हैं वो इंजीनियर्स बहुत तरक्की कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पूछें। जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसके बारे में अदालतों में जाएं, इसके बारे में पढ़ें। किताबें जितनी भी पढ़ेंगे ना, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया होता है, उन्होंने अपनी उसके मुताबिक किया होता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन, इससे पहले एक आता है एग्जामिनेशन इन चीफ। कोई एक दो ही किस्म के केसेस होते हैं, या क्रिमिनल केसेस होंगे या सिविल केसेस होंगे। सिविल केसेस आगे समंदर की तरह हैं, उसके बेशुमार आगे ब्रांचें हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही अप्लाई होगा। और जो क्रिमिनल के केसेस हैं उनकी आगे ब्रांचेस कम हैं। एंटी करप्शन केस है, बैंकिंग ऑफेंसेस केस है, नैब केसेस हैं, और एंटी टेररिज्म केसेस हैं, या CRPC के तहत मजिस्ट्रेट और आपके सेशन जज। तो मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल होता है या सेशन ट्रायल होता है, या फिर तीसरी एक सूरत होती है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ में फिर जो ट्रायल का जो प्रोसीजर दिया गया है वो अडॉप्ट होगा। लेकिन अगर किसी स्पेशल लॉ में प्रोसीजर नहीं दिया गया तो वहां पर एक सेक्शन होता है कि प्रोसीजर की हद तक CRPC अप्लाई होगी और एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। एविडेंस एक्ट तो लाज़िम मलज़ूम है, एविडेंस एक्ट लाज़िम मलज़ूम है। लिमिटेशन एक्ट नहीं भी लिखा तो अप्लाई होगा, लेकिन प्रोसीजर की हद तक लिखा होगा कि ये प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। अगर नहीं लिखा तो एक प्रोविजन होगी कि टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर CRPC इज एप्लीकेबल। अच्छा, तो अब एविडेंस एक्ट का एक आर्टिकल है जो इसको सपोर्ट करता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी कोई शख्स, कोई फरीक अदालत में केस फाइल करता है, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। अगर वो क्रिमिनल है तो FIR दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसेस
करने के बाद 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, अदालत में चालान आ गया, उसके बाद अब चालान अदालत का शुरू हो गया काम। उसके बाद फिर अदालत जो है उसको पहले कॉग्निजेंस लेगी, देखेगी कि मैं सुन भी सकता हूँ कि नहीं सुन सकता इस केस को। अगर सुन सकता है तो आगे प्रोसीड करेगा, अगर नहीं सुन सकता तो उसको भेज देगा मजाज अदालत में। अगर उसको भी नहीं वो डिटरमिन होता कि कौन सी मजाज अदालत है, तो अपने से हायर फोरम को, सेशन जज को भेज देगा कि आप इसको देखें कि मुझे डाउट है कि कौन सी इसकी ट्रायल कोर्ट है, इसको ट्रायल कोर्ट में भेज दें। ट्रायल कोर्ट में केस पहुंच गया, उसके बाद ट्रायल कोर्ट अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देगी। हम उस पर आएंगे कि सीआरपीसी के तहत ट्रायल कैसे शुरू होता है। अभी हम क्रॉस एग्जाम, तो जब अदालत में केस आ गया तो अब एक फरीक है प्रोसिक्यूशन, दूसरा फरीक है डिफेंस। अब प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पेश करनी है। अब एविडेंस जो है वो कई सूरतों में हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकती है, ओरल एविडेंस भी हो सकती है। अब ओरल एविडेंस में डायरेक्ट एविडेंस भी हो सकती हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हो सकती है। मेडिकल की फॉर्म में भी एविडेंस हो, ये हम जब एविडेंस की हम एग्जाम जब करेंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी किस्म की एविडेंस होती हैं। फिर हर किस्म की एविडेंस पे फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के डिफरेंट जो है वो स्किल्स हैं या डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं कि मेडिकल एविडेंस पे कैसे आपने डील करना है, आई विटनेसेस को अपने। तो प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस देनी है, तो वो गवाहान की शक्ल में अगर है तो आप एग्जामिनेशन चीफ करवाएंगे, उसको एग्जामिन करेंगे अदालत। तो अदालत में जब प्रोसिक्यूशन एक फरीक जब अपने गवाह को एग्जामिन करवाता है, पेश करता है और वो बताता है कि मैंने ये देखा ये देखा ये देखा, तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक, अब जो उसने कह दिया वो लाजमी तो नहीं, हरफे आखिर तो नहीं, उसको चेक कैसे करेंगे कि ये इसने सही कहा है? तो उसका पूरी दुनिया में जब से इंसानी माशरा बना है एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कि जो ओपोजिट पार्टी है, जो एडवर्स पार्टी है, उसको मौका दिया जाता है कि भाई आप इससे सवाल जवाब पूछ लें। एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है फ्रीकैन के बारे में और एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है एविडेंस के बारे में। जो फ्रीकैन के बारे में प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसे कहते हैं अर्डियाटम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी भी फ्रीक को सुने बगैर आप उसको कंडेम नहीं, उसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। ये किसके लिए है? अदालत के लिए, कि दोनों फ्रीकैन को आप सुन के फैसला करेंगे। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। है ये भी एग्जामिनेशन, लेकिन क्रॉस, दूसरी पार्टी ने इसको एग्जामिन करना। एग्जामिन का मतलब क्या है? मुशाहिदा करना, पूछना, देखना, ठीक है ना, एग्जामिन। तो जो क्रॉस दूसरी पार्टी, हम इसको मैं इस तरह समझा देता हूं, क्रॉस वर्शन, एक तो वर्शन है एक पार्टी का, क्रॉस वर्शन जो दूसरी पार्टी खड़ी है उसका क्रॉस वर्शन। जैसे हम कहते हैं क्रॉस टॉक कर रहे हैं, क्रॉस टॉक किसे कहते हैं? कि जो दो फ्रीक आपस में खड़े हैं तो अदालत को बाईपास करके आपस में क्रॉस टॉक शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी पार्टी जब उससे सवाल जवाब करती है, पूछती है, तो उसके पूछने से, लेकिन थर्मामीटर तो नहीं होता, कोई ऐसा आला दुनिया में नहीं बना कि एक गवाह आया है बयान देने के लिए, उसको थर्मामीटर लगाएं या कोई एक आला लगाएं, रेड बल्ब जल गया, नहीं ये गवाह तो झूठा है। क्यों? कि भाई बल्ब जल गया, रेड बल्ब जल गया। अच्छा जी, ये गवाह है जी, इसको मीटर लगाया, ग्रीन लाइट जल गई, हाँ ये सच्चा। इस तरह का तो कोई नहीं। तो इंसानी माशरे ने इब्तदा से लेके आज तक उसको डेवलप करते गए। यही असूल, पहले जरगा होता था, अब भी पंचायत होती है, जरगा होता है, सरपंच बैठते हैं, कोई भी शेप दे ले तो वहाँ पर वो यही पूछते हैं कि हाँ भाई आपको शिकायत है, बताओ इस फरीक के खिलाफ क्या है। वो कहते हैं जी इन्होंने मेरी ज़मीन उजाड़ दी, मेरी फसल उजाड़ दी, सरदार साहब या नंबरदार साहब या जो भी आप कह लें, सरपंच है जो भी। वो फिर कहता है हाँ भाई तेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम है,
जवाब दे। वो कहता है जी मैं तो बेगुनाह हूं। वो कहता है भी कैसे मान लूं बेगुनाह? वो कहता है जी मुझे इससे पूछने का मौका दो। वो फिर उससे सवाल जवाब करता है। तो फिर उन सवाल जवाब के नतीजे में जो जवाबात आते हैं उनसे अदालत तय करती है क्या ये गवाह की जो गवाही है, इसकी जो एविडेंस है, ये सही है। मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूं अपने वकालत का। एक लड़ाई हो गई गांव में। तो एक बाबा था, मेरा क्लाइंट मुलजिम था, उसको और उसके 2 बेटों को मुलजिम बना दिया। इल्ज़ाम था कि इन्होंने डांग जो है वो मारी, डांगे मारी, उसको ज़ख्मी कर दिया। उसके ज़ख्म थे, कोई फ्रैक्चर नहीं था, सर पे लगी हुई थी चोटें। वो हाथापाई और उसी में होती हैं ये। जब डांगे लगती हैं ना तो फिर उस ज़ख्मों की नोयत और होती है। तो उनकी एक बेटे को तो पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। अब वो पुलिस जो है ना वो बाबे को जो है ना वो बेगुनाह कहती थी कि बाबा लड़ाई में नहीं था, 2 बेटों में से एक नहीं था और एक था। अच्छा, अब पुलिस जो है ना वो उसको बेगुनाह करती थी जो वाकई लड़ाई में था, लेकिन जो लड़ाई में नहीं था उसको गुनाहगार करती थी। तो बाबे का इसरार था कि जो मेरा बेटा बेगुनाह ना, जब तक उसको तय नहीं करेगा ना बेगुनाह, मैं भी नहीं होऊंगा बेगुनाह, मुझे भी चलान कर। तो वो म्यों थे, राजपूत थे, तो उनकी जबान में बता रहा हूँ। तो होते होते उनकी इन्वेस्टिगेशन आईओ तंग आके उन्हें इन्वेस्टिगेशन ले गया अपना एसपी साहब के पास। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो ज़िले का सबसे बड़ा, उसके वजह पंचायत लगी। तो ये अब थोड़ा सा आप सुनिएगा, ये अब पंचायत का ये माहौल आपको होता है ये। तो एसपी साहब ने कहा कि हाँ भाई, ओ बाबा जी तुमको तो ये बेगुनाह कर रहा है, तो आप अपनी जान छुड़वाएं, क्यों नहीं होता? कहता देखें एसपी साहब मेरी बात सुनो, एक बेटे ने मेरा लड़ाई की, उसी ने मारा है, उस साले को कर दो, चलान कर दो, सजा कर दो, जो कर दो, वो अपनी सजा भोगेगा। दूसरा बेटा मेरा लड़ाई में नहीं था, तो जब तक उसको बेगुनाह नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं होऊंगा बेगुनाह। और मुद्दई पार्टी लगी है जी, इसने भी मारा, इसने भी मारा, इसने भी मारा। तो तंग आके ना उस बाबे ने एक सवाल किया। अब उसका जरा आप सवाल सुनिएगा, ये एक असल हुआ। वो कहता है एसपी साहब ये कहते हैं कि मैंने इसको 3 डांगे मारी, जख्म कोई नहीं आया, जख्म देख लो, इनका मेडिकल देख लो। एसपी साहब मुझे डांग दे दो, मैं एक इसके मारूंगा, ये साला उठ जाए तो मेरा नाम बदल दे। एसपी साहब हंस पड़े। उसने आईओ को कहा ले जाओ इसको, साले को ले जाओ, इसको, इसके बेटे को भी कर दो बेगुनाह, एक को चलान कर दो। तो अब देखें कि उस बाबे की एक सवाल ने उसको कन्विंस कर दिया कि वाकई ये बाबा कह रहा है जो सही कह रहा है। तो अदालत भी इसी नतीजे पे पहुंचती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो वो जो बाबा जी ने सवाल किया था ना, वो सवाल वकील करता है उसी नौयत के गवाह से, कहलवाता है 3 बातें कहलवाता है गवाह से कि नंबर 1, गवाह ने जो कुछ कहा है गलत कहा है। मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं कह रहा हूं, सख्त लफ्ज़ हो जाता है, उसने गलत कहा है। नंबर 2, अगर वो तजाद पैदा करता है, अगर झूठ नहीं है उसको साबित कर सका, गलत नहीं साबित करता, तो ये होती है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि कंट्राडिक्शंस ले आए, तजाद ले आए उसकी एविडेंस में। अगर ये 2 बातें नहीं होती तो तीसरी फिर क्या बात होगी? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? कोई बता सकेगा? 3 ही पॉसिबिलिटी है ना। या क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालात से ये साबित होगा कि ये गवाह गलत बयानी कर रहा है, या ये होगा कि इसके बयान में तजाद आ गया है, कंट्राडिक्शंस आ गया है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? या फिर वो ठीक है, सच्चा है, तो उसकी एविडेंस, अगर ये 2 चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन में हम साबित नहीं कर सकें तो फिर उसकी एविडेंस सही है, लेकिन इसका फैसला अदालत ने करना। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? तो जो फरीक ने गवाह को पेश किया वो उसका बयान करवाएगा और गवाह बताएगा मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। इसको कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ,
उसके बाद ऑपोजिट पार्टी जब उसको वो एग्जामिन करेंगे, उससे सवालात पूछेंगे, तो उसको कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, कि दूसरे फरीक ने उसको। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस करती है तो अदालत भी कोई सवाल पूछ सकती, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कहेंगे, वो अदालत का राइट है, उसे कहेंगे कोर्ट क्वेश्चन। क्यों? तो अदालत तो अपनी तसल्ली तो जज ने करनी है ना, तो जज भी कोई सवाल पूछ सकता है सच तक पहुंचने के लिए। ठीक हो गया? तो साबित यही करना है कि अब हम इसको सपोर्ट किस बात की हासिल है, कहां से, किस कानून की, कि एविडेंस कैसे पेश हो गया। अभी तो सिर्फ हम एविडेंस और एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की हद तक बात करें। सर, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हम सिर्फ बयान की हद तक जरा करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर बयान के अंदर उसने 3-4 बंदों के सोटे वगैरह चले, उसने किसी एक का नाम नहीं लिया, तो क्या उस नुक्ते के ऊपर या उसका वकील उसके ऊपर जरा करेगा कि नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से? अगर कोई कमी बेशी वगैरह रह जाए तो आपको अपने आप को उसके अंदर महदूद रखना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी? आप प्रोसिक्यूशन वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? डिफेंस की तरफ से मैं कह रहा हूं। डिफेंस की, उसने किसी का नाम नहीं लिया तो जरा ना करें ना, बिल्कुल क्यों करेंगे? सर आप जरा ना करें, क्यों करेंगे? उसने आपके खिलाफ कहा ही कुछ नहीं, तो आप खुद वो बेलने में खुद देना। तो वो इसके मुतालिक जो है वो बड़ा मशहूर एक वाकया है कि वो एक जो है साहब का जो है ना, वो सीधा हाथ पे बैंडेज बंधी हुई थी, तो दोस्त ने कहा कि यार बड़ा अफसोस होया, थोड़ा सज्जा हाथ फ्रैक्चर हो गया, की होया? उन्होंने कहा यार वो बेलने च आ गया। उन्होंने कहा ओहो सज्जा हाथ आ गया, तुसी ते कम काश तो भी। वो कहता नहीं, वो पागल दे बच्चा, आया तो मेरा खब्बा हाथ सी ते मैं खब्बा कट के तो सज्जा पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके खिलाफ एविडेंस नहीं आई तो ज़रूर आपने अपने लिए। तो मैं आपको इसकी एक बड़ी, मैंने कहा शायद मैंने पहले भी ये बताई थी कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसका कसूर में एक मर्डर केस था लगा हुआ कि सर मुझे क्रॉस तैयार करवा दी। तो मैंने उसको क्रॉस तैयार करा दी। उसका केस था कि रात को 2:30-3 बजे के करीब सेहन में परछत्ती के नीचे बाबा सोया हुआ था, वो आए, उन्होंने फायर मारा। तो गवाहों ने कहा कि वो हम शोर पे उठ गए, उन्होंने फायर मारे, वो ज़ख्मी हो गया, मुलजिम दीवारें टाप के चले गए, हमने बाबे को संभाला तो वो मर गया। तो मैंने उसको कहा कि देखो इनकी किसी भी गवाही में और नक्शे में लाइट का सोर्स नहीं है लिखा हुआ, तो खुदा का वास्ता तुम लाइट से मुतल्लिक कोई सवाल ना पूछना, कोई सवाल ना पूछना। बाकी सवाल पूछना कैसे आए थे, कब आए थे, कितों आए सी, कितने टप के गए, क्या किया क्या नहीं किया, फासला कितना था, कितनी दूर खड़े थे, उनकी नोयत क्या थी, दर्द, ये सब पूछना, लेकिन लाइट से मुतल्लिक सवाल ना पूछना। कहता ठीक है सर। अगले दिन आया रोता हुआ, मैं कहा क्या हुआ? कहता सर मर गए। मैं कहा की होया? कहता सर मैं उन्होंने सवाल पूछा, ओ भाई राती 2:30 बजे का वक्त सी, तेनों किवें पता लगा कि मुलजिम? कहता वो सेन च लाइट बलदी पई सी। तो मैंने कहा फिर अब भुगतो भाई। तो कहने का मतलब जैसे अहमद भाई ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस स्किप कर गई है बाई चांस या जानबूझ के या नालायकी से, तो आपने जरूर उसको पूछना। नहीं, ये आपने अभी कहा कि आपने उसको तैयार करवाया, यही सवाल है कि तैयार कैसे करवाते हैं? सुबह अगर आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है तो आप क्या पढ़ें, क्या देखें, क्या सवालात लिख के लेके जाएं, किस तरीके से बेहतर तरीका आपको क्या नजर आया? अहमद भाई के सवाल का जवाब यही दूंगा कि F-16 आपको चलाना सिखाना है तो पहले दिन तो F-16 की चाबी नहीं मिल सकती आपको। अभी तो F-16 के पहले पूरा इंजन समझाना पड़ेगा, उसकी पूरी स्ट्रक्चर समझानी पड़ेगी। और आप ये आप सुन लें, ये जहन नशीन कर लें कि जिनको F-16 की जिन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना, जब वो पायलट्स जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें सिस्ना जो है वो तैयारा सिखाना, चलाना सिखाना पड़ता है। डायरेक्ट उनको F-16 में कोई नहीं बिठाता। सबसे छोटा जो जहाज होता है उसे सिस्ना कहते हैं, अगर मैं उसका तलफ़ुज़, वो पहले इंस्ट्रक्टर, वो भी इंस्ट्रक्टर साथ बैठता है। तो ये तो आप बहुत एंड प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ना आप, वो भी उसकी तरफ आएंगे, लेकिन ज़रा थोड़ी सी सीढ़ियाँ तो तय कर लेना। मैंने जैसे बताया ना कि अगर मैं अभी आपको इस आखिरी
राइल बताऊं कि भाई तो आपके पास केस आया ना, आपने 161 के बयान पढ़ने हैं, आपने चलान पढ़ना है, आपने पूरी की पूरी पुलिस फाइल पढ़नी है और आपने उनके 161 के बयानों पे और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करके आपने जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन देखना है, आपने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है, आपने पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ना है, उसके बाद एविडेंस से मुतालिक उसके बाद आपने ये सवाल करना है, ये सवाल करना है, ये सवाल करना है। सवाल तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप उसको पुट तब करेंगे जब आपको थोड़ी सी कुश्ती आती हो। पहले दिन तो मैंने आपको रेसलर के सामने नहीं डालना ना, पहले दिन तो आपको कहना है उठक बैठे निकालें भाई, ज़रा उखाड़े की जो है ना मिट्टी ठीक करें, अब इसके बाद वो डंपल घुमाएं, अब उसके बाद आए बच्चा थोड़ा सा मेरे साथ जोर लगाएं। तो आप तो जब उसके साथ जोर लगाएंगे वो गलती भी कर रहा होगा तो आप उसका बाजू नहीं निकालेंगे कि यार